निरहुआ ने अभी हाल ही में कहा है बातचीत के दौरान कि मैंने एक बार उनको हरा करके भेजा है, दूसरा कोई प्रत्याशी आता तो थोड़ा दमदारी रहती, फिर उनको हरा करके भेज दूंगा। पकौड़ा तलने का रोजगार होता है, ये टेम्पू चलाने का रोजगार होता है। वो कहते हैं जो टेम्पू खरीद रहा है, टेम्पू चला रहा है, वो रोजगार हमारे तरफ से। ये टेम्पू चलाने का रोजगार है। MBA करके लड़का टेम्पू चलाए तो रोजगार कहाँ जाएगा। राजभर समाज से आते हैं, घुटने पे बैठ करके माफ़ी मांग रहे हैं। पूरे समाज की नाक कटवा दिया उन्होंने। उनके समाज के लोग तो आज अग्रेसिव हैं कि हम ऐसे पाखंडी ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जनता ने जो वोट किया था वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को किया था, तो इस बार भी जो प्रत्याशी उतरेगा उनका वोट तो जाएगा ही जाएगा। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बेरोजगारी लाने वालों को हटाने का चुनाव है। ये चुनाव किसानों के हत्यारों को हटाने का चुनाव है। तो इस बार निरहु भैया का जमानत बचाना ही बड़ी मुश्किल है। किसी तरह जमानत बचा लें वो बड़ी चीज़। जो भी जात की राजनीति कर रहा है, चाहे वो पियरका चाचा हों, चाहे वो हमारे किंग फिशर साहब हों, चाहे किसी भी समाज का जो जाति राजनीति कर रहे हैं लोग, ये जात को एक झोले में दिखाते हैं कि इतना वेट हमारे झोले का है, इसके बदले आप क्या दोगे, और उसके बदले में लेने का काम करते हैं। वो अपने बेटे को नहीं जिता पाएंगे। ये चुनाव ऐसा होने जा रहा है और वहाँ की जनता उनको भगाने के लिए तत्पर है। और जिस दिन वोट पड़ेगा, घोसी की जनता उनको घर बैठाने का काम करेगी। अभी हम आजमगढ़ जिले के खरिहानी में हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की एक जनसभा हो रही है। मेरी दाहिनी तरफ दिखा दें एक बार। और मंच पर एक नेताजी दहाड़ रहे थे। जैसे ही नेताजी का भाषण खत्म हुआ, हमने नेताजी को पकड़ा और नेताजी से हम बहुत सारी बातें करेंगे। नाम है इनका करुणाकांत मौर्य, क्योंकि ये मंच से जब ये संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने अपना परिचय दिया था। पहले तो अपना एक परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। नाम तो हमने बता ही दिया, बाकी आप क्या करते हैं? मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा। और पूर्व में मैं यहाँ गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र से स्नातक MLC का चुनाव भी लड़ा हूँ। समाजवादी पार्टी से रनर रहा। अच्छा। वाराणसी क्षेत्र से भी मैं चुनाव लड़ा था MLC का। और अब मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। तो क्या माहौल चल रहा है आजमगढ़ में? ये आजमगढ़ में तो एक तरफा चुनाव चल रहा है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं। वो कह रहे हैं हरा के भेजेंगे। निरहु इस बार जो वोट पाए थे उसके आधे में सिमटेंगे और धर्मेंद्र यादव का जो वोट मिला था उससे दूने पे जा रहे हैं। यहाँ हराने जिताने का तो कोई समीकरण नहीं। निरहुआ ने अभी हाल ही में कहा है बातचीत के दौरान कि मैंने एक बार उनको हरा करके भेजा है, दूसरा कोई प्रत्याशी आता तो थोड़ा दमदारी रहती, फिर उनको हरा करके भेज दूंगा। देखिए निरहु ये कहावत हो जाती है ना, बिलार के भाग से सिकहरवा टूट गया। अच्छा। तो पिछली बार ऐसी दुर्घटना में वो चुनाव जीत गए। वो दुर्घटना कही जाएगी। 7,000-8,000 वोट कोई बहुत वोट नहीं होता। और ये समाजवादी का गढ़ है। और जिस समीकरण के कारण वो जीत गए और उसमें आदरणीय गुड्डू जमाली साहब चुनाव लड़े थे। अच्छा। आज वो भी समाजवादी पार्टी के साथ है। अच्छा। और साथ ही साथ उस बार के चुनाव में इस बार के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन जनता ने जो वोट किया था वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को किया था, तो इस बार भी जो प्रत्याशी उतरेगा उनका वोट तो जाएगा ही जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ उस चुनाव में और इस चुनाव में क्या अंतर। उस चुनाव में वो चुनाव उपचुनाव था। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बेरोजगारी लाने वालों को हटाने का चुनाव है। ये चुनाव किसानों के हत्यारों को हटाने का चुनाव है। तो इस चुनाव में ये सारे दुखियारे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ निगाह उठा के देख रहे हैं। चूँकि बहुजन समाज पार्टी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो आज कहीं से भी बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं दिख रही है। तो लोग उनके मूल वोटर आज ये निर्णय लेने के लिए मजबूर हैं या वो विचार कर रहे हैं कि हम जो BJP को हराएगा उसके साथ जाएंगे। तो जो इस बार BSP से लड़ेगा भी, तो जो गुड्डू जमाली वोट पाए थे उससे 50% वोट नहीं पाएगा। कारण उसका है कि मुस्लिम समाज का वोट उस बार बट गया था। इस बार मुस्लिम समाज में कोई सेध नहीं लग रही है। मुसलमान का भरोसा है कि मुसलमान एक तरफा वोट करेगा। पूरे प्रदेश में कर रहा है। अच्छा। पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथ है। कहीं भी मुसलमान का एक वोट नहीं बट रहा है। तो इस बार निरहु भैया का जमानत बचाना ही बड़ी मुश्किल है। किसी तरह जमानत बचा लें वो बड़ी चीज़। आपके पुराने साथी जिन्होंने कई सीटों पे 2022 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों को जीत दिलवाई थी, ओम प्रकाश राजभर जी, अब पाला बदल लिए हैं, मंत्री बन गए हैं तगड़े वाले, और घोसी से लेके कह रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल में इस तरह से दहाड़ रहे हैं, कभी गेहूं काट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हरा कर भेजेंगे सपाइयों को। उनको एक सीट मिली है उत्तर प्रदेश में, वो भी घोसी। और जहाँ तक बात की जाए वो पूरे पूर्वांचल में हरा के भेजेंगे। वो अपने बेटे को नहीं जिता पाएंगे। ये चुनाव ऐसा होने जा रहा है और वहाँ की जनता उनको भगाने के लिए तत्पर है। और जिस दिन वोट पड़ेगा, घोसी की जनता उनको घर बैठाने का काम करेगी।
जनता के साथ धोखा आप करेंगे। और उस क्या समाज धोखा का किया? उस समाज का राजभर समाज से आते हैं, घुटने पे बैठ करके माफ़ी मांग रहे हैं। पूरे समाज की नाक कटवा दिया उन्होंने। उनके समाज के लोग तो आज अग्रेसिव हैं कि हम ऐसे पाखंडी ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे। गुस्सा है क्या? बिल्कुल गुस्सा है, पूरे समाज के लोग गुस्सा हैं कि ये बैकवर्ड दलित की नाक कटवा रहे हैं। दलित बैकवर्ड की बात करते हैं, घुटने पे बैठ लोग कर तो कहते हैं कि अब जैसे नाराज़गी बड़ी ज़्यादा थी वहाँ के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि इन्होंने 22 के विधानसभा चुनाव में बहुत उल्टा सीधा बोला था। जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको मनाने के लिए वो घुटने के बल बैठ गए। देखिए, राजनीति में इस तरह की राजनीति आज तक कभी देखने को नहीं मिली अच्छा, कि कोई प्रत्याशी घुटने के बैठ करके नाक रगड़े। ये पहले प्रत्याशी हैं जो पार्लियामेंट लड़ रहा हो। पार्लियामेंट एक बहुत ही सम्मानित पद होता है, और सम्मानित पद के लिए लड़ रहा हो और घुटने के बल बैठ के नाक रगड़े, ये तो शर्म की बात है। वो तब वो योग्य नहीं है। और जहाँ तक रही हमारे पियरका चाचा की बात, तो उनकी भाषा यही होती है, जिस दल में रहेंगे उसके सामने वाले दल को बुरा भला कहते फिर जाएंगे। अभी हमारे मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा था, 5 एडिटर के कार्यक्रम में वो गए थे, 5 एडिटर्स। और तो वहाँ पे पूछा था, आपको शर्म नहीं आती है क्या? जयशंकर जी ने पूछा था। हाँ, पूछा था कि आपको शर्म नहीं आती है क्या? तो उन्होंने बेशर्मी से दांत चियारते हुए कहा था, हमको शर्म नहीं आती है, आप बेशर्म हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ था ऑन स्क्रीन, और जो लाइव चल रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको शर्म नहीं आती। तो ऐसे लोगों की क्या बात किया जाए? आप मन से उनको समाज का ठेकेदार बोल रहे थे। देखिए, वही अकेले ठेकेदार नहीं है, जो भी जात की राजनीति कर रहा है, चाहे वो पियरका चाचा हो, चाहे वो हमारे किंग फिशर साहब हों, चाहे किसी भी समाज का जो जाति राजनीति कर रहे हैं लोग, ये जात को एक झोले में दिखाते हैं कि इतना वेट हमारे झोले का है, इसके बदले आप क्या दोगे, और उसके बदले में लेने का काम करते हैं। उसके बदले में खुद मंत्री बनेंगे, बेटे को विधायक बनाएंगे, बेटे को मंत्री बनाएंगे। इसके अलावा वो समाज का कुछ नहीं करते। किसी समाज के लिए कोई काम किया हो तो बताइए। 2-3 लोग आज की सरकार में हैं जो 2-3 बिरादरी का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं कि हम इनके प्रतिनिधि हैं या इनके शुभचिंतक हैं, इनके लिए काम करते हैं। तो आज आप इतिहास उठा के देखें, वो मंत्री हैं, उनका बेटा मंत्री होगा, उनका बेटा विधायक होगा, वो सांसद होंगे, उनके पति सांसद होंगे। इस तरह की कंडीशन है, तो उसमें समाज कहाँ से है? तो ये समाज को गुमराह करके अपनी झोली भरने का काम हो रहा है, समाज को दिखा करके समाज को बेचने का काम हो रहा है। तो अब ये समाज भी चेत रहा। कुछ बदलाव होगा या फिर पहले वाली बिल्कुल होगा। हम बताएं आपको, जैसे हमारे एक निषाद चाचा हैं, वो समाज को बेच करके अपने बेटे के लिए 1 सीट पाए हैं। लेकिन वहीं पे समाजवादी पार्टी ने अगर 3-3 निषादों को लड़ा दिया है चुनाव, अच्छा, उनकी बगल की सीट से लड़ा दिया है, मिर्ज़ापुर से लड़ा दिया है, सुल्तानपुर से लड़ा दिया है, तो ये बड़ी चीज़ है ना कि उनके समाज के 3 लोग हिस्सेदारी पा रहे हैं समाज के नाते, और समाज की पूरी ठेकेदारी करके वो अकेले लड़ रहे हैं। तो ये उनका समाज नहीं देखेगा। ऐसा क्यों है कि 22 के विधानसभा चुनाव में आपके साथ होते हैं तब समाज के ठेकेदार नहीं होते, जब सामने वाली पार्टी के साथ चले जाते हैं समाज के ठेकेदार हो ये जाते हैं? हम सबके लिए कह रहे हैं, केवल व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं। ये हम बातें चाहे जो भी हो, जिस बिरादरी का हो, चाहे हमारे बिरादरी के खुद लोग या किसी बिरादरी के हों, वो निश्चित तौर पे समाज को ठगने का काम कर रहा है। वो समाज की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा, उससे उत्थान के लिए कोई काम नहीं कर रहा। पीडीए का कुछ असर दिख रहा है? पीडीए का असर ये है, देखिए, जैसे पहला असर पीडीए का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट बंटवारे में दिखाया। जो उन्होंने टिकट बंटवारा किया है पीडीए के तहत, उसका ये नतीजा है कि अगर हमारे बगल की पड़ोसी सीट पे जिस समाज को टिकट मिला है, तो निश्चित तौर पे 10 सीटों को प्रभावित करेगा। और इस प्रभाव को देखते हुए अगर हम बात करें, तो जो अगल बगल की सीटें हैं पूरे प्रदेश में, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो सीटें बांटा है, तो जाति समीकरण या वो ऐसी जातियों को टिकट दिया है कि जो 10-10 सीटें प्रभावित कर रही हैं। और पीडीए का असर होगा। ये प्रयोग पहला है, पहले चुनाव में ये प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये प्रयोग 100% सफल होगा। सफल हो रहा है। आप लोग दम साध रहे हैं, बांध रहे हैं कि इस बार हरा के भेजेंगे बीजेपी को। ऐसा क्या बीजेपी की तरफ से कमी हुई है? जनता में क्या रोष आपको दिखाई दे रहा है, या आप लोग किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बना करके लोगों को समझा रहे हैं कि जिससे इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए? जैसे देखिए, जनता को जो ये गारंटी दे के आए थे, आज गारंटी की बात करते हैं कि हम ये गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी दे करके आए थे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 15 लाख हर, तो कहीं दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन जब से ये सरकार में बैठे हैं, केंद्रीय सर्विस की एक भी वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाली है 10 साल में। सारे पद विभागों में खाली पड़े हुए, कहाँ ये रोजगार दे रहे हैं? पकौड़ा तलने का रोजगार होता है, ये टेम्पू चलाने का रोजगार होता है,
वो कहते हैं जो टेम्पो खरीद रहा है, टेम्पो चला रहा है, वो रोजगार हमारे तरफ से। ये टेम्पो चलाने का रोजगार है। MBA करके लड़का टेम्पो चलाए तो रोजगार कहा जाएगा? MBA करके लड़का पकौड़ी तले रोजगार कहा जाएगा? तो जो इन्होंने वादा किया था, जो गारंटी दिया था, सारी की सारी गारंटी इनकी फेल है। किसानों की आय दूनी करने की बात हुई थी, लागत को 4 गुनी कर दिया। जो डाई उस समय 350 की मिलती थी, आज 1600 की मिल रही है। जो यूरिया 50 किलो मिलती थी, वो 40 किलो मिल रही है। और जो पोटास 260 रुपये बोरी मिलती थी किसानों की, आज वो पोटास 1800 रुपये बोरी मिल रही। और बात करें कीटनाशकों की, तो उस पर 18% GST के साथ इनके आने के पहले जो सीसी 40 रुपये की 100 ml मिलती थी, वो 200 के आसपास चली गई। तो लागत को इन्होंने 4 गुना कर दिया। तो क्या किसान इस बात के लिए इनको माफ़ करेगा? और दूसरी चीज़, 700 किसानों की हत्या इन्होंने किया। 700 किसानों, जो आंदोलन में 700 किसान मर गए, उसकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? सीधा सीधा मोदी सरकार है। तो निश्चित तौर पे के लिए सारी बातें कितनी मायने रखती है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे लोग ये कहते हैं बीजेपी की गारंटी थी मंदिर बनाने की, मंदिर बना दिया। मंदिर के ऊपर ही तो उनका सारा 2024 का लोकसभा चुनाव है। आपको लगता है कि मंदिर वाला मुद्दा जब लेकर के बीजेपी के नेता मैदान में उतरेंगे, फिर कोई मुद्दा रह जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे आपने सही बात किया है। बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। अगर आपके घर 4 बच्चे हों और 4 पोस्ट ग्रेजुएट हों और घर बैठे हों, तो आपको मंदिर अच्छा लगेगा कि उनको रोजगार दिलाना अच्छा लगेगा? आपको मंदिर जाना अच्छा लगेगा कि आपको उनके किसी तरह रोजगार मिले, वो अच्छा लगेगा? तो मंदिर का मुद्दा, रामलला विराजमान लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीत करके मंदिर बना है। इनकी दया पे नहीं बना। उनका जो रामलला का मंदिर बना है, रामलला विराजमान के नाम से मुकदमा था और सुप्रीम कोर्ट तक चला है। तो अगर ये मंदिर कह रहे हैं कि हमने बनवाया है या हमारे वजह से बन रहा है, तो जिस दिन आए उसी दिन बनवा दिया। तो कोर्ट का क्या मतलब था? तो कोर्ट के निर्णय से रामलला जीते हैं और रामलला को इन लोगों ने गायब कर दिया, नई मूर्ति स्थापित कर दी। जब ऑलरेडी वहाँ मूर्ति स्थापित थी, पाठ प्रतिष्ठा था, तो फिर उसको गायब करने की क्या जरूरत थी? रामलला के नाम से ये कब तक राजनीति करेंगे? चुनाव में ये मुद्दा काम नहीं करेगा बीजेपी का? बिल्कुल नहीं। आज बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, आज महंगाई बड़ा मुद्दा है, घर चलाना महिलाओं को। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रही महिलाओं के, युवाओं की, कह रहे हैं कि हम 1500 रुपया का बोरी का आटा खरीद लेंगे, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। 500 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे, वोट बीजेपी को देंगे। उन्होंने मंदिर बनवाया। ये आपने सही कहा है कि ऐसे लोग, वीडियो ऐसे लोगों की आ रही है, ऐसे लोग मिल जाते हैं, तो ये उनके पेयर लोग हैं। अच्छा, उनके पेयर लोग हैं, जिनकी अगर पैंट उतारेंगे तो चड्डी शायद नहीं होगी, लेकिन वो बात करेंगे कि 1500 रुपये बोरी आटा मिल जाएगा। तो लेकिन उनके घर में जाके पूछेंगे, जो घर चलाती है महिला, जो घर चलाता है बेटा कमा करके, वो बताएगा कि हमारी क्या स्थिति है। तो ये सब कहने वाले लोग निश्चित तौर पे बीजेपी के पेयर। चलिए, धर्मेंद्र को कितने वोटों से जीता है? धर्मेंद्र मिनिमम अगर जीतेंगे तो 2.5 लाख वोट से जीतेंगे, कम से कम। ज़्यादा नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो रहा है। चूँकि हमारे कहने का जो आशय है, तो इसके पीछे जो बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिला था, उसमें से 75% वोट या 40% उसको मिलेगा, 60% वोट चाहे जमाली के मुस्लिम वोटर थे या जमाली के वेग के वोटर थे। जमाली एक विधानसभा के मजबूत विधायक रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी अच्छे रहे हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने बहुत लोगों की मदद किया था, जो उनके नाम पे उनको वोटिंग किए थे। तो वो जो वेव के वोटर थे जमाली के, और जमाली के नाते जो मुस्लिम समाज का वोटर कटा था, लगभग 1.5 लाख वोट, तो ये सीधा प्लस हो रहा। जब 1.5 लाख वोट ये प्लस होगा, अब प्लस आज जो बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, महंगाई, ये सारे चीज़ों को लेकर के जो जनता त्रस्त है, तो ये वोटर बढ़ करके 2.5 लाख प्लस जाएगा। इस बार आजमगढ़ इतिहास रचेगा। चलिए, हमने बात किया करुणाकांत मौर्य जी से, जो भी मंच से संबोधन कर रहे थे, तो हमने फिर इनसे बातचीत किया। इनकी बातों को आपने सुना, हमारे सवालों का इन्होंने जो जवाब दिया, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।